which is known as stereoisomerism. ये जो stereoisomerism है ये आपकी बुक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, बिकॉज इसको फर्दर डिस्कस किया हुआ है विद रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन्स, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड वाला चैप्टर है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको पार्टली डिस्कस करेंगे अभी और पार्टली हम इसको डिस्कस करेंगे तब. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एल्कीन्स जब हम डिस्कस करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टीरियोआइसोमेरिज्म. सो हम क्या बोलते हैं कि दैट स्टीरियोआइसोमेरिज्म इट इज ऑफ 3 टाइप्स. बेसिकली these are isomers having same molecular formula, right? Same molecular formula but different arrangement of atoms in space. ठीक है, so it has different arrangement of atoms in space. Stereoisomerism को हम further classify करते हैं into 3. The first one that is known as geometrical isomerism. ठीक है, second is known as conformational isomerism, and the third one is known as optical isomerism. Okay, now over here ये जो optical isomerism है ये आपने +2 में पढ़ना है डिटेल में. हम लोग अभी अपने आप को सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे on geometrical and conformational. ठीक है, so let's go on to the first type of isomerism over here, which is known as geometrical isomerism. ये जो geometrical isomerism होता है, this arises due to restricted rotation about carbon-carbon double bond. ठीक है, restricted rotation about carbon-carbon double bond. अब बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक कार्बन एटम ये वाला हैंड है मेरा और दूसरा कार्बन एटम ये ऊपर वाला हैंड है. ये दोनों कार्बन एटम्स जो है दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ अ डबल बॉन्ड, राइट? ये इस तरह से. नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूं तो मैं इसको रोटेट कर रही हूं, बट क्या होगा कि रोटेशन सिर्फ यहीं तक होगी, इससे आगे तो इसकी रोटेशन नहीं हो सकती. तो ये जो रोटेशन हुई इसको हम लोग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बुलाते हैं, क्योंकि अगर हम इसको और ज्यादा रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो डबल बॉन्ड्स जो है उनके क्लाउड्स एंटेंगल कर जाते हैं एंड हेंस रोटेशन कैन नॉट टेक प्लेस. ओके, सो दिस इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. दैट इज व्हाट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज. ठीक है, इट अराइजेस ड्यू टू दिस. नाउ जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, हम लोग बोलते हैं इसके लिए कंडीशंस क्या जरूरी है. When we are doing the geometrical isomerism, there are 2 conditions which are essential. The number 1, presence of carbon-carbon double bond, that should be must. ठीक है, and second, the 2 groups attached to the same carbon atom should be different. Same carbon atom should be different. अब इस पे पोजीशनिंग जो होती है ग्रुप्स की वो अलग हो जाती है. So let's take an example. हम ले रहे हैं C double bond C. This is the first criteria to show geometrical isomerism. Second criteria is कि जो 2 ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे कार्बन के साथ वो दोनों अलग अलग होने चाहिए. तो एक ग्रुप हम A ले लेते हैं और दूसरा ग्रुप हम B ले लेते हैं. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास एक ग्रुप A आ गया और दूसरा ग्रुप B आ गया, राइट? अब अगर सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, if similar groups are on the same side, this is known as cis isomer.
ओके, नाउ इन दिस केस जो हमारा ये ऊपर वाला कार्बन एटम है, दिस रिमेन्स स्टेशनरी, दिस डज नॉट मूव, वी आर ओनली मूविंग द कार्बन एटम विच इज ऑन द लोअर पोजिशन। एक कार्बन एटम की पोजीशन को हम स्टैग्नेंट कर देते हैं और दूसरे कार्बन को मूव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट कार्बन एटम। तो जब हम सेकंड वाले कार्बन एटम को मूव करेंगे तो पोजीशन जो है वो इस तरह से आ जाएगी, यू हैव ए बी, ये वाला मूव हो गया, सो दिस विल बिकम बी एंड ए। Position of the second isomer, that is the second group or the groups attached to the second carbon atom, they are going to change. Okay, तो जब ये change कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, the same groups are on the opposite side. When the same groups are on the opposite side, the isomer that is known as trans isomer. So geometrical isomerism में there are two types of isomers which are present. One which is known as the cis isomer, in which the same group of atoms are on the same type, same side, and the second one is trans isomer, in which the same type of atoms or same group of atoms, they are on the opposite side. ठीक है? Let's take an example over here. हम ले रहे हैं, we are taking OH, OH, CH3 and CH3. IUPAC नेम पहले इसका लिखते हैं. So we have carbon atom number 1, 2, 3 and 4. 4 carbons are present. तो root word आ गया but. ene, because there is CC double bond present. और कौन सी पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन. So but 2ene और सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे 2 ओल्स प्रेजेंट है. सो ब्यूट 2ene 2,3 डाइओल. दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, अब जब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का IUPAC लिखते हैं, इफ द सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, then this will be known as what? It will be known as cis but 2ene 2,3 diol. ओके, अब हमने क्या किया, हमने नीचे वाले ग्रुप को या नीचे वाले कार्बन को रोटेट करा है. सो जब हम नीचे वाले कार्बन को रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो इसका आइसोमर बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी दिस IUPAC name, that is not going to change, it will remain the same, that is but 2ene 2,3 diol, right? But यहाँ पे हम cis की जगह क्या लगा देंगे? trans. So the second compound, that is trans but 2ene 2,3 diol. In a similar manner, let's take another example. एक simple सा example लेते हैं. Let's see whether butene जो है but 2ene, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है? तो but 2ene जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? This is going to be the structure CH3 CH double bond CH CH3. ठीक है, अब अगर सेम साइड सेम एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर ऑन द सेम साइड, तो इसे हम क्या बुलाएंगे? दिस इज नोन एज cis but 2ene. ठीक है, रोटेशन कर दी हमने. तो जब हम रोटेट कर रहे हैं तो हमारे पास CH3 H and CH3 ये आ गया. So this is going to be what? Trans but 2ene. So this shows that but 2ene shows geometrical isomerism. उसी तरह से हम but 1ene का एग्जांपल लेके देखते हैं. but 1ene. So what is going to be but 1ene? CH2 double bond CH. पहले इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर लो, if you find it difficult to draw the structure otherwise. ओके, सो जब हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर को ऐसे कैसे बनाना है, ये आपने सीखना है, क्योंकि आपको सिर्फ इतने सिंपल कंपाउंड्स का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसी साल तक सीमित है. नेक्स्ट ईयर आपको बड़े कंपाउंड्स का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एनालाइज करना पड़ेगा. ठीक है, सो हमने इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाना है. तो ये जो C डबल बॉन्ड C है, इसको हम ले आते हैं
इस तरह से, राइट। ये वाला जो C है इसके साथ 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स अटैच्ड है, ठीक है, और ये वाला जो C है इसके साथ एक H अटैच्ड है और दूसरा जो है दैट इज CH2 CH3 attached. Now does this show geometrical isomerism? It will not show. Why? Because the atoms attached to the same carbon atom, they are not different. दोनों सेम है ना, तो हमारा क्राइटेरिया क्या है कि the two groups attached to the same carbon atom should be different. Only then will it show geometrical isomerism. So जो but1ene है ये geometrical isomerism show नहीं करता, ठीक है। Now let's take the example of pent2ene. So we are taking the example of pent2ene. So पहले अपना normal structure draw कर लेते हैं. Pent2ene is going to be CH3, CH2, CH, double bond, CH, CH3. This is pent2ene. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, अब इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए स्ट्रक्चर शो करेंगे। तो ये वाले जो दोनों कार्बन एटम्स हैं उनको हमने लेना है। इस वाले कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और दूसरा क्या अटैच्ड है, CH2 CH3, ठीक है। उसी तरह से इसके साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और दूसरा क्या अटैच्ड है, CH3। सो विल दिस शो geometrical isomerism? It will show. Why? Because इसमें इस वाले कार्बन एटम के साथ भी जो दोनों ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो डिफरेंट है और इस वाले के साथ भी जो अटैच्ड है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब दिस इज एन एल्काइल ग्रुप, दिस इज आल्सो एन एल्काइल ग्रुप। जब दोनों एल्काइल ग्रुप सिमिलर साइड पे आ गए तो ये क्या बन जाएगा, सिस, ठीक है। और अगर हम रोटेशन इसकी करेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो ऑपोजिट साइड पे हो जाएगा, तो देन दैट विल बी नोन एज ट्रांस। जैसे जैसे ग्रुप्स बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल घटती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले ब्यूट2ene लिया था, तो ब्यूट2ene में जो ये एल्काइल ग्रुप्स हैं ये छोटे हैं, ओके। तो अगर एल्काइल ग्रुप्स छोटे होंगे तो स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी, ओके। फिर उसके बाद जब हमारे पास नेक्स्ट में आ गया CH3, CH2 और CH3, तो उसमें एक एल्काइल ग्रुप बढ़ गया ना। तो अगर एल्काइल ग्रुप हमारा बड़ा हो गया तो स्टेबिलिटी कम हो गई। अब एक एग्जांपल हम हेक्सीन का ले लेते हैं, हेक्स2ene। हेक्स2ene का क्या होगा, स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी व्हाट, या हेक्स3ene लो टू शो अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। Let's take the example of hex3ene. So you have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 carbon atoms hex में, right? तो 3ene means 1, 2, 3. Third position पे double bond present है, and we have फिर valencies पूरी कर लो, CH2, CH, CH, CH2 and CH3. This is going to be hex3ene. अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये वाला C डबल बॉन्ड C लेंगे हम। सो इसके साथ एक H अटैच्ड है और दूसरा क्या अटैच्ड है, CH2 CH3, ठीक है। और इस वाले कार्बन एटम के साथ भी एक H अटैच्ड है और एक क्या आ गया, CH2 and CH3। तो अगर आप पेंटीन के साथ इसको कंपेयर करो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है वो और भी बड़ा हो जाता है। तो अगर एल्काइल ग्रुप और बड़ा हो गया तो स्टेबिलिटी इज गोइंग टू बी लेस, राइट। सो pent2ene इज लेस स्टेबल देन ब्यूट2ene एंड hex3ene इज लेस स्टेबल देन pent2ene। सो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे कौन सा होगा, ब्यूट2ene। ब्यूट2ene is most stable, फिर उसके बाद pent2ene और फिर उसके बाद hex3ene। Is it clear? So this is going to be the order of stability. अब बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ग्रुप्स बड़े होते रहते हैं
तो हम एक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं which is known as steric hindrance. Okay, which is known as steric hindrance. Steric hindrance का मतलब क्या हुआ कि जो बड़े ग्रुप्स होते हैं वो रोटेशन में हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन उसको मतलब अप्लाई करते हैं, तो ड्यू टू दैट ऑब्स्ट्रक्शन जो स्टेबिलिटी है वो कम होती चली जा रही है. ओके, रिपल्शन हो जाएगी ना, जितने बड़े ग्रुप्स होंगे उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी. तो अगर रिपल्शन हो रही है या स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है तो स्टेबिलिटी दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. So this is known as geometrical isomerism. Partly I have done over here, partly we will do when we will go to alkenes. The second type of isomerism which we are going to discuss, that is conformational isomerism. Second type of isomerism जो कि हम discuss करेंगे stereoisomerism के अंदर ही, that is known as conformational isomerism. Conformational isomerism. What do we understand by conformational isomerism? जैसे geometrical isomerism में हमने किया कि वो exist करता है in C double bond C, right? So इसका मतलब कि जो geometrical isomerism है वो exist करेगा alkenes में. उसी तरह से जो conformational isomerism exist करता है वो exist करता है single bond C में. Okay, so conformational isomerism that is going to exist in alkanes. Conformational isomerism exists due to free rotation about carbon-carbon single bond. Right? Free rotation about carbon-carbon single bond. So it's very easy. अगर एक ही single bond है तो आप इसको 360 डिग्री तक आराम से रोटेट कर सकते हो. ओके, सो 360 डिग्री तक जब ये रोटेट हो गया उसको हम क्या बुलाते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म. तो इसको भी हम डिटेल में करेंगे जब हम एल्केन्स में जाएंगे. अभी वी शुड ओनली नो द डेफिनेशन कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड इट एग्जिस्ट ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट में करने जा रही हूं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट and it is the base of your organic chemistry reactions. क्योंकि एक जो हवा organic chemistry का बना है वो यही बना होता है कि there are hundreds of reactions. उन hundreds of reactions को हम learn कैसे करेंगे? You cannot learn all the reactions. तो उन reactions को learn करने के लिए हमको दो चीजों का ध्यान organic chemistry में रखना होता है. नंबर 1 कि रिएक्शंस हमेशा वहां पे होती है उस कार्बन एटम के ऊपर होगी जहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शंस है वो डिपेंड करती है सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के ऊपर. साइड चेन क्या बोल रही है, साइड चेन में क्या प्रेजेंट है, या साइड चेन में कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है, उन सब के ऊपर हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस है वो डिपेंड नहीं करते. सो एक चीज आपने ये याद रखनी है कि जो भी रिएक्शन हम करेंगे वो रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द ही घूमेगी. सेकेंड, जब भी कोई रिएक्शन होती है देयर इज ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करा है, जैसे हमने आयनिक बॉन्ड किया था. तो आयनिक बॉन्ड में हमने क्या किया है कि जो क्या बोलते हैं उसको, कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एनायन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. उसकी वजह से देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन व्हिच इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, सो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर वर्ड हम यूज नहीं करते, हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट वर्ड, मूवमेंट इज द वर्ड, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दे शिफ्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर. और जो एग्जैक्ट हम लोग यूज करेंगे वर्ड दैट इज डीलोकलाइजेशन. ठीक है, लोकलाइजेशन का मतलब हुआ कि जब आप किसी भी एक लोकल पोजीशन पे प्रेजेंट हो, दैट इज लोकलाइजेशन. जब भी इलेक्ट्रॉन एक लोकलाइज्ड पोजीशन पे प्रेजेंट होता है उसको हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बुलाते हैं. पर अगर वो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाए तो उसे हम डीलोकलाइजेशन बुलाते हैं. तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ इन दो चीजों पे घूमेगी. ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि एक फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन ये होनी चाहिए तो साइड चेन को आपने गोली मार देनी है. We do not require the side chain as it is copy paste. ठीक है,
एक जगह से कॉपी करी, दूसरी साइड जगह पे पेस्ट करी, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप दैट इज गोइंग टू चेंज। अब कैसे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है या क्या मैकेनिज्म होता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन का, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेक्शन। सो प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड्स। Electron displacement in covalent bonds. As I just told you कि यहाँ पे reactivity, stability, type of mechanism, this all depends upon the movement of electrons. So हम एक electron को उसकी जगह से displace कर रहे हैं. That is why the heading electron displacement in covalent bonds. Because we know कि जितने भी organic compounds हैं उसमें सिर्फ covalent bonds present हैं, there are no ionic bonds present. Sharing of electrons is going to take place because carbon is one of the major elements in all the organic compounds. और जो कार्बन होता है उसमें टेट्रावेलेंसी की वजह से क्या होता है, ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाता है, इसलिए वो प्रेफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना। This is what we had done when we started the chapter introductory session में, ठीक है? So when we talking of organic compounds and their bonds, so the major kind of bonds they are going to be covalent bonds. The first effect which we are going to study today that is known as inductive effect. Okay? The first effect, ये आपको क्लासेस में बहुत अच्छे से नहीं कराया जाता है, इसीलिए सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। So this is the session जिसको सबसे ज्यादा टाइम लेके सिखाना चाहिए टीचर्स को, ताकि आपको +2 में फिर कोई भी मुश्किल ना आए, राइट? सो हम जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे उनको हम इन सारे इफेक्ट्स के साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे। ओके? सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? वी से दैट inductive effect is a permanent effect, right? It is present in all compounds where an electronegative element is attached to the carbon chain. ठीक है? Electronegative element is attached to the carbon chain. So what is happening over here is, let's take an example. अगर हमारे पास इस तरह से एक कार्बन चेन प्रेजेंट है और ये बोल रहा है कि वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा जहां पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है कार्बन चेन के साथ। ओके? सो जब हम इसमें देखते हैं, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं हम, है ना? तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींचेगा, है ना? सो ये क्या करता है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है, राइट? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है प्लीज, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए शो कर रही हूं कि द electron pairs, they are attracted towards the more electronegative chlorine atom, as a result of which this gets a slight positive charge. अब इसको भी आपने कंफ्यूज नहीं करना है with transfer of electrons, so let's keep it like that only, okay? क्योंकि ये वाली जो एरो हम शो करते हैं वो हम शो करते हैं for transfer of electrons. There is no transfer taking place over here, only chlorine is attracting the shared pair of electron towards itself, as a result of which क्लोरीन इट गेट्स अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज। ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा उसकी तरफ को रहेंगे तो क्लोरीन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस वाले के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके? अब जैसे जैसे कार्बन एटम क्लोरीन से दूर होता रहेगा वैसे वैसे वो इफेक्ट भी कम होता रहेगा। अगर सपोज हम बोले कि यहाँ पे हमारे पास एक और कार्बन एटम प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये वाला इफेक्ट और भी कम हो जाएगा। और जनरली इट इज सेड
that after the fourth carbon atom the effect may be taken as 0. तो आफ्टर द फोर्थ कार्बन एटम जो इफेक्ट होता है उसके ऊपर वो नल एंड वॉइड हो जाता है, देयर इज नो इफेक्ट. सो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज द इंडक्टिव इफेक्ट. सो इफ यू वांट टू राइट डाउन द डेफिनेशन यू कैन राइट डाउन द process of displacement of sigma electrons towards the saturated carbon chain due to the presence of a polar covalent bond at the end of the chain is called inductive effect. और इस इफेक्ट को हम क्या बुलाते हैं? It is also denoted as high effect. Right? There are two types of inductive effects. The first one is positive eye effect, positive inductive effect, right? Positive inductive effect जो है that arises due to electron donating groups. राइट अब इस पे क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दे आर बीइंग डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द कार्बन चेन, क्लोरीन की तरफ को जा रहे हैं और यहां से कार्बन चेन से हट रहे हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव आई इफेक्ट जो है वो आता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स? व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द कार्बन चेन. Right? So in this case, displacement of electrons takes place towards the carbon chain. ठीक है, so यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे they are going to be displaced towards the carbon chain. What are these electron donating groups? The electron donating groups are nitro, ठीक है, nitro group that is going to donate electrons to the chain, right? फिर उसके बाद नाइट्रो के बाद आ गया साइनो कार्बोक्सी COOH ग्रुप, कार्बोक्सी ग्रुप. फिर उसके बाद एस्टर कौन सा ग्रुप था? COOR. ठीक है, एंड इवन फॉर दैट मैटर अगर हम लोग बोले तो हमारा फिनॉक्सी ग्रुप कौन सा होता है? OC6H5. ये सारे के सारे जो है दे आर गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देयरफॉर दे ऑल एग्जिबिट प्लस आई इफेक्ट. ओके, अगर इलेक्ट्रॉन्स चेन को दे दी जाती हैं तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स चेन से ले ली जाती है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. तो जितने भी ग्रुप्स होंगे जिनके साथ ये वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं टू द कार्बन चेन, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच quite possible the reactivity of the compound may decrease. The second type of effect which we have, that is known as the minus I effect.
माइनस आई इफेक्ट। क्या होता है माइनस आई इफेक्ट? It is that effect in which the displacement of electrons takes place away from the carbon chain. Takes place away from the carbon chain. ठीक है? So अगर away from the carbon chain होगा तो इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, वो सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हमारे कौन कौन से हो गए? जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ऑल द हेलोजन्स, राइट? सो वी हैव जितने भी हेलोजन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल वी हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सिल, OCH3 ग्रुप and also your C6H5 group. ठीक है? ये सारे के सारे जो है they are going to be electron withdrawing. Now there is one this thing which we have, I think यहाँ पे हमने जो एक चीज गलत कर दी है, इस पे भी शायद गलत दी हुई है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो ये वाले नहीं है, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। I remember जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो सिर्फ, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, they are only the alkyl groups. ठीक है? जितने भी alkyl groups हैं they all are electron donating. alkyl groups का मतलब क्या हुआ? हमने तीन तरह के कार्बन एटम्स करे थे ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो वो जो तीनों के तीनों है they are going to come under the alkyl groups. ओके? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होती है वो किस तरह से होती है? जो सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, दैट इज ऑफ NO2 ग्रुप। ठीक है? फिर उसके बाद आ गया साइनो, साइनो के बाद आ जाता है COOH, राइट? COOH के बाद आएगा COOR, फिर उसके बाद आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन के बाद आता है अल्कोहल, अल्कोहल के बाद आएगा मिथॉक्सी, OCH3, और उसके बाद आएगा C6H5 which is the phenyl group। और phenyl group के बाद हमारे पास आता है the last electron withdrawing which is hydrogen. So just see once again, दो टाइप की इंडक्टिव इफेक्ट हमने करे हैं। The first one is plus I effect. Plus I effect क्या करती है? It donates electron to the carbon chain. Okay, तो अगर वो डोनेट करेगी इलेक्ट्रॉन तो sometimes as I just said it will decrease the reactivity and sometimes it might increase the reactivity depending upon the fact कि हमारे पास कार्बन चेन किस तरह की है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं they are the alkyl groups, the three type of carbon atoms which we had done, primary, secondary and tertiary। तो उसमें भी अगर आप देखो तो हम बोलते हैं कि जो टर्शियरी होता है, tertiary is which one? This one which we had done। ठीक है? जो टर्शियरी होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। ओके? फिर उसके बाद सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी, और फिर उसके बाद प्राइमरी। ठीक है? सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया सेकेंड टाइप ऑफ effect which is known as minus I effect. Minus I effect कब होता है? When the displacement of electrons takes place away from the carbon chain. Okay?
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से वाला जो इफेक्ट है उसको लाते हैं, जैसे सबसे ज्यादा नाइट्रोल आएगा, फिर साइनो, फिर COOH, फिर COOR, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सी एंड OCH2। क्लियर हो गया? सो टुडे वी विल डू ओनली टिल हियर। ओके।